A2 का बड़ा एक अच्छा टॉपिक है, मतलब यानी आता रहता है, तकरीबन आता रहता है। ये और एक मर्जर दोनों सेम टॉपिक हैं, करीब करीब है। सो ये तकरीबन आता है, ठीक है। ये टॉपिक है क्या? ये टॉपिक ये है कि कभी कभार हमारे पास क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा टेक ओवर, अगर आपको याद हो कि कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया या एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को बाय कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास दो सिचुएशन होती है बिजनेस को बाय करने की। वैसे तो तीन भी हो सकती है, कंपनी भी बाय कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। तो दो सिचुएशन क्या है कि भाई एक सोल ट्रेडर है। एक सोल ट्रेडर मतलब एक अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है, वो अपना बिजनेस किसी को बेच दे, नहीं अभी नहीं, वो अपना बिजनेस किसी को बेच दे, ठीक है। या कोई पार्टनरशिप आके सोल ट्रेडर बिजनेस को बाय कर ले, या फिर कोई कंपनी आके इस सोल ट्रेडर बिजनेस को बाय कर ले, ठीक है। इसी तरीके से कोई पार्टनरशिप है, दो पार्टनर हैं, तीन पार्टनर हैं, कोई दूसरी पार्टनरशिप आके उसको बाय कर ले। लाइक कराची में आपने सुना होगा कि सीडर ने जो है वो अपना अभी रिसेंटली उसके साथ अरेंजमेंट की है, कार्डोबा के साथ, कार्डोबा कॉलेज उसके साथ की है। तो दोनों तकरीबन पार्टनरशिप है। तो एक पार्टनरशिप दूसरे पार्टनरशिप को बाय कर ले, और ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी दूसरे पार्टनरशिप को क्या कर ले, बाय कर ले। यहाँ तक मेरे साथ है, यहाँ तक मेरे साथ है कि एक सोल ट्रेडर है और उसकी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है बाय करने की, और एक पार्टनरशिप है, उसकी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है बाय करने की। तो ये जो सोल ट्रेडर होता है, जिस बिजनेस को बाय किया जा रहा होता है, ये कहलाता है सेलर। अकाउंटिंग में हम इसको क्या कहते हैं, ये सेलर है, यानी ये बिजनेस सेल हो रहा है, ठीक है। और वो बिजनेस जो उनको बाय करने जा रहा है, जो परचेज करने जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, बायर। उसको हम क्या कहते हैं, बायर। तो बाइंग एंड सेलिंग तो होती रहेगी। असल चीज होती है एंट्रीज, कि जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बाय करता है तो उस वक्त कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। सो हमारे पास दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, गौर से सुनिएगा, दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। एक होती है सेलर के एंगल से, कि वो अपना बिजनेस बेच रहा है, तो वो ये देखेगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ और अपने अकाउंट्स को एडजस्ट करेगा। लाइक फॉर सपोज अगर पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में पहले तो ये मालूम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद लोगों ने जो पैसा लगाया, पार्टनर ने जो पैसा लगाया, उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सोल ट्रेडर में पहले वो निकालेगा प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन ये देखेगा कि टोटल पैसे कितने निकालने हैं या मुझे देने हैं, ठीक है। यहाँ तक मेरे साथ हैं। तो एक होता है सेलर, एक होता है सेलर जिसने अपना बिजनेस सेल किया है, तो वो अलग उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। और एक होता है बायर, इसने बिजनेस बाय किया है, तो इसके एसेट्स में इजाफा होगा, इसकी लाइबिलिटीज में इजाफा होगा, और हो सकता है कुछ पैसे ऊपर भी दिए हों, जिसको हम क्या कहते हैं, गुडविल। इसने कुछ पैसे ऊपर भी दिए हों गुडविल के, तो वो गुडविल कितनी होगी, तो उसकी कैलकुलेशन बायर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आती है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इसमें दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। एक होती है सेलर के एंगल से, कि सेलर अपना बिजनेस बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, एंड देन अगर पार्टनरशिप है तो कितना पैसा किसको देना है, वो एडजस्टमेंट। दूसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है बायर के एंगल से, कि ये बिजनेस बाय करने जा रहा है, तो उसकी एसेट एंड लाइबिलिटीज में फर्क आ जाएगा, रिवाइज हो जाएंगे। एज वेल एज ये जब बिजनेस को बाय करेगा तो कुछ पैसे ऊपर देगा। अगर एक बिजनेस की वर्थ 10,000 है, तो ये कुछ पैसे ऊपर देगा। जो वो ऊपर पैसे दे रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। ये गुडविल के पैसे हैं, ये इस बिजनेस की वर्थ है, इस बिजनेस की लोकेशन अच्छी है, इस बिजनेस के कस्टमर अच्छे हैं, इस बिजनेस के सप्लायर अच्छे हैं, वो उस बात के पैसे दे रहा है। यहां तक मेरे साथ है गाइस? मुंतहा बेटा, जी सर। मुंतहा बेटा जी। सो हमारे कोर्स में जो है ना वो कंपनी का ज्यादा है, मतलब इंडिविजुअल पार्टनरशिप ये कम है। हमारे कोर्स में ये है कि अगर एक कंपनी सोल ट्रेडर को बाय करती है और एक कंपनी अगर पार्टनरशिप को बाय करती है, तो उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये आता है हमारे कोर्स में ज्यादातर। तो सबसे पहले आते हैं सेलर क्या करेगा। अगर कोई सोल ट्रेडर बिजनेस खत्म हो रहा है, सेल आउट हो रहा है, या कोई पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, सेल आउट हो रहा है, तो वो क्या करेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं या इसी पेज पे करूं? चलें इसी पेज पे काम कर लेते हैं ताकि खूबसूरती से काम हो जाए। सो इन द बुक्स ऑफ सेलर, मतलब जो बिजनेस सेल आउट हो रहा है वो क्या करेगा, वो अपने पास कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा। तो वो सबसे पहले ये निकालेगा मुझे गेन एंड लॉस कितना हुआ है। हम अपना बिजनेस बेच रहे हैं, तो हम ये देखेंगे भाई वो हमारे एसेट लेके जा रहा है, हमारी लाइबिलिटी लेके जा रहा है,
तो ओवरऑल हमें गेन एंड लॉस कितना हुआ है। तो सबसे पहला काम जो उनको करना होता है वो ये मालूम करना होता है कि व्हाट इज अवर गेन एंड लॉस, हमारा गेन एंड लॉस कितना हुआ। तो इसके लिए ये एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। उसके लिए एक अकाउंट ओपन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ये अकाउंट तब ओपन होता है जब कोई बिजनेस खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो ओवरऑल गेन एंड लॉस कितना हुआ उसके लिए बनता है। अगर आपको याद हो, आप डिस्पोजल बनाते हैं। डिस्पोजल कब बनता है? जब एक मशीनरी आप बेच देते हैं। तो सेम एज रियलाइजेशन भी डिस्पोजल की तरह है कि हमारा बिजनेस खत्म हो रहा है, तो एसेट एंड लायबिलिटीज लोग लेके जा रहे हैं, तो हम अब हमें मालूम करना है हमें गेन एंड लॉस कितना हुआ। तो उसके लिए हम ये अकाउंट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आती है नोट डाउन करते जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बुक वैल्यू आ रही है एसेट एंड लायबिलिटीज की, वो हम रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बन रहा है? कि प्रॉफिट एंड लॉस मालूम हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एसेट एंड लायबिलिटीज आ रहे हैं सेलर के पास, जो उसके पास एसेट्स हैं, जो उसके पास लायबिलिटीज हैं, वो हम सारे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी एसेट हैं एसओएफपी के अंदर, वो हम सारे रिकॉर्ड करेंगे। इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन है, वो है एक्सेप्ट बैंक if not taken over by company। ये एक एक्सेप्शन है। सर ये हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? डिस्पोजल में सबसे पहले क्या आता है? कॉस्ट आती है कि आप जो मशीनरी बेच रहे हो, जो एसेट बेच रहे हो, उसकी कॉस्ट क्या थी। तो सेम है, जितने भी हमारे पास एसेट होते हैं हमें खत्म करने होते हैं। एसेट्स अकाउंट्स को हमें एसओएफपी से खत्म करना होता है। तो हम एसेट्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं, जो हमारे पास उनकी बुक वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बेसिकली यहाँ पर बुक वैल्यू आएगी उन सबकी। एसेट्स की क्या आएगी? बुक वैल्यू आएगी, मतलब जो एसओएफपी में आ रही है। यहाँ तक बेटा मेरे साथ है? आर यू गाइस विद मी? जी सर। फिर से बताएं, फिर से बताओ। देखो, जब एक बिजनेस सेल आउट हो रहा होता है तो वो आपको पेपर में उसकी एसएफपी दे देगा कि तलहा एंड ईश्वर का बिजनेस है और ये उनकी एसएफपी है। एसएफपी में क्या आता है? एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो आपने जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो कंपनी ने लिए हो या नहीं लिए हो, क्योंकि बिजनेस खत्म हो रहा है, कंपनी हो सकता है कुछ एसेट नहीं ले, यार ये मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। तो हम अपने पास थोड़ी रखेंगे, वो बेचेंगे, हम जाके नीलाम करेंगे, ऑक्शन करेंगे, या पार्टनर अपने घर लेके जाएगा। तो जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी जो एसएफपी में आ रहे हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, उन सब की बुक वैल्यू को यहाँ डेबिट कर देंगे। बुक वैल्यू का मतलब ये कि नॉन करंट एसेट बुक वैल्यू पे आता है ज्यादातर। बाकी इन्वेंट्री की वैल्यू तो जो एसएफपी में वो लिखनी है, ट्रेड रिसीवेबल की जो वैल्यू एसएफपी में दी है वो लिखनी है, इसी तरीके से अदर रिसीवेबल, इसी तरीके से जो जो आपके पास एसेट्स हैं वो सारे आपने यहाँ क्या करने हैं? डेबिट करने हैं। बेसिकली हम एसेट्स के अकाउंट को खत्म कर देते हैं, तो एसेट्स के अकाउंट हो जाते हैं क्रेडिट, रियलाइजेशन क्या हो जाता है? डेबिट। इसमें एक्सेप्शन ये है कि कभी कभार ये होता है कि कंपनी कहती है बैंक अकाउंट नहीं लेती आपसे, बैंक अकाउंट अपने पास आप रखते हैं, कंपनी अपने साथ नहीं लेके जाती, मतलब आप उसको ऑथराइज नहीं करते, कंपनी को नहीं हैंड ओवर करते, तो उसमें फिर बैंक का बैलेंस यहाँ नहीं आएगा, बैंक का अलग से अकाउंट बनेगा सेटलमेंट के लिए। ठीक है, वो सवाल में बता देगा आपको कि बैंक अकाउंट वो ले रहा है नहीं ले रहा। यहाँ तक मेरे साथ है? जी सर। सर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारे पास अगर कोई लायबिलिटी है सर, इसमें वो सब आएगा जो कंपनी टेक ओवर कर रही है? नहीं, सारा आएगा, जितना भी कंपनी टेक ओवर कर रही नहीं कर रही, सारे एसेट्स आएंगे। अच्छा, तो कभी कभार ये भी होता है, कंपनी कहती है मुझे ट्रेड रिसीवेबल नहीं चाहिए, तो आपने फिर भी लिखना है, क्योंकि बिजनेस ये अकाउंट जो है ना बेटा, ये कंपनी के लिए नहीं बन रहा। द थिंग इज, ये अकाउंट हम कंपनी के लिए नहीं बना रहे, ये अकाउंट हम अपने लिए बना रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा। तो हमारे तो सारे एसेट जाएंगे जब कंपनी, जैसे फॉर सपोज एक स्कूल खत्म हो गया, बिकानॉस ने वो स्कूल बाय कर लिया, तो बिकानॉस क्या करेगा? बिकानॉस स्कूल के स्टूडेंट का रिकॉर्ड ले जाएगा, ठीक है, जो स्टूडेंट की स्टेशनरी है वो ले जाएगा, हो सकता है बिल्डिंग रख ले अपने पास, फिर बोले फर्नीचर मुझे नहीं चाहिए, फर्नीचर मैं अपना लाऊंगी,
ठीक है, ये फर्नीचर बेकार है, ये आप अपने पास रखो। तो मुझे बताएं पार्टनर्स क्या करेंगे फर्नीचर का, या तो घर ले जाएंगे या उसको बेचेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनता है कि वो जो एसेट जो है, जो वो नहीं भी बेच रहे ना कंपनी को, या कंपनी टेक इन ओवर नहीं कर रही, तो वो उसको बेचेंगे तो सही, ऑक्शन करेंगे, नीलामी करेंगे, तो जाहिर बात है वो ऊपर पैसों पे जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट ओवरऑल बनता है। ओवरऑल समझ, जितने भी हमारे पास एसेट हैं, चाहे वो कंपनी ने लिए हो, चाहे वो कंपनी ने नहीं लिए हो, पार्टनर लेकर गया हो, या फिर हमने उसको बाहर बेचा हो, ताकि ओवरऑल प्रॉफिट मालूम हो सके, ओवरऑल पूरे बिजनेस पे प्रॉफिट मालूम हो सके। तो सारे एसेट्स आएंगे, सारे के सारे एसेट आएंगे, सिवाय बैंक के, अगर कंपनी ने नहीं लिया हो तो। यहां तक बात क्लियर है? सर फिर बैंक क्यों नहीं लिख रहे? यार बैंक अगर कंपनी नहीं ले रही, बैंक के साथ पता है मसला क्या है? बैंक का एक तो मसला ये होता है कि बैंक पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ही नहीं। अगर बैंक का बैलेंस 1000 रुपए है तो तुम 1000 रुपए ही निकालोगे उससे, 2000 है 2000 ही निकालोगे। तो एक तो ये रीजन। दूसरा, हम बाद में बैंक के अकाउंट को सेटल करते हैं, कोई कैश वैश की ट्रांजेक्शन होती है, वो सेटलमेंट में काम आता है। किसी पार्टनर को पैसे देने होते हैं, या कंपनी कोई पैसे दे रही होती है बैंक वगैरह के लिए, तो उसको अलग बनाते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा, उसको अलग से बनाते हैं। ठीक है, यहां तक मेरे साथ है बेटा? ओके सर। इसी तरीके से लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज कौन सी वाली लेनी है आपने? एसओएफपी वाली लेनी है। भले चाहे वो लेके जा रहा हो कंपनी आपसे, या भले वो आपसे नहीं लेके जा रही हो। मैं अगेन बता दूं, ये दोनों चीजें जो है ना, चाहे वो कंपनी लेके जा रही हो या कंपनी नहीं लेके जा रही हो, दोनों आपने लिखनी है। और दोनों किस पे आएंगी? एसओएफपी वाली वैल्यू पे। कभी कभार वो सवाल में देता है कि कंपनी एसेट लेके जा रही है, ये रेट लगा रही है, कंपनी लाइबिलिटी लगाई लेके जा रही है, ये रेट लगाए। आपने वो वाला काम नहीं करना, वो बनता है बायर के अकाउंट में एडजस्टमेंट होती है उसकी, उसकी यहाँ काम नहीं है, इधर काम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है? अच्छा, लाइबिलिटीज में सर बैंक लॉन्ग का टर्म लोन्स नहीं लेता ना वो? नहीं, वो नहीं लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे। वो फिर हम बैंक से एडजस्ट करते हैं, या किसी पार्टनर ने अगर दिया हो तो वो पार्टनर के पास जाता है। तो आपने ये ख्याल करना है, यहाँ लॉन्ग टर्म लोन नहीं लिखना। सर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होगा लाइबिलिटी में? नहीं, वो नहीं आएगा। वो देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट तब आएगा अगर कंपनी ले रही है बैंक, वो सवाल में बता देगा कि ऑल द एसेट इंक्लूडिंग बैंक, बोल देगा इज टेकन ओवर बाय द बैंक कंपनी, तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस भी आएगा फिर यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरे साथ हैं? आर यू गाइस विद मी? जी सर। अच्छा, मैं आपको सवाल भी करा रहा हूँ, ये कराने के बाद एक पूरा एक सवाल करा रहा हूँ, इजी वाला सवाल। अच्छा, और क्या आएगा? ये चीजें एसओएफपी से आएंगी। ठीक है, अब आते हैं कहानी इनकी सेल करने की। अब आप इनको क्या करेंगे? सेल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम कंपनी को माल बेचते हैं। ठीक है, हम कंपनी को जब माल बेचेंगे तो कंपनी क्या करेगी? हमें पैसे देगी। ठीक है, कंपनी जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज हमसे लेके जाएगी, हमें पैसे देगी। तो कंपनी की जो पैसे देती है ना, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, परचेज कंसीडरेशन। पेपर में वो आपके लिए वर्ड यूज करेगा, परचेज कंसीडरेशन। ये क्या है? ये बेसिकली सेलिंग प्राइस है। परचेज कंसीडरेशन क्या है? आपने अपने एसेट, अपनी लायबिलिटीज, अपना बिजनेस किसी दूसरी कंपनी को दिया है। आपने अपना बिजनेस किसी दूसरी कंपनी को दिया है, आपने अपना बिजनेस किसी दूसरी कंपनी को दिया है, तो वो एक लमसम अमाउंट आपको पे करेगी। वो एक अलग बात है, वो किस तरह पे करती है, एक अमाउंट पे करेगी। फॉर सपोज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मतलब वो आपकी वैल्यू लगाएगी, भाई आपके बिजनेस की इतनी वैल्यू है। तो वो जो वैल्यू डिटरमिन करता है ना, उसको हम कहते हैं परचेज कंसीडरेशन। ये क्या होती है? ये सेलिंग प्राइस ऑफ योर बिजनेस होती है। जो सेलर होता है उसकी बिजनेस की क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? मेरे साथ है बेटा? मेरे साथ है बेटा आप लोग? हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो जो एसेट कंपनी लेकर गई है और जो जो लायबिलिटीज कंपनी लेकर गई है, वो उसके अगेंस्ट एक अमाउंट हमें देगी। वो अमाउंट का तरीकाकार क्या होता है, उसमें हम बाद में आते हैं। पेमेंट प्लान क्या होता है? वो अमाउंट आपने यहाँ पर क्रेडिट कर देना है। वो अमाउंट आपने क्या करना है? यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। उसके आगे लिख दीजिएगा सेलिंग प्राइस, और जो भी कंपनी का नाम है वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, टोटल वो आपको सीन कर देगा। वो बोलेगा कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने 1 लाख के शेयर दिए हैं और 1 लाख कैश दिया है। कंपनी ने हमसे हमारा बिजनेस खरीदा और कंपनी ने क्या किया, 1 लाख रुपए में कैश दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, 1 लाख रुपए का कैश दिया है और 1 लाख रुपए के हमें क्या दिए? शेयर्स दिए हैं, फॉर सपोज। तो हमें इसका टोटल यहाँ लिखना है। टोटल कितना हुआ? 2 लाख। तो हम टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ लिखेंगे जो कंपनी ने हमें पे की। यहाँ तक मेरे साथ है बेटा?
आर यू गाइस विद मी? जी सर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, मैं समझा दूंगा। मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, देखें वो पेपर में लिख देगा आपको कि द कंपनी द परचेज कंसिडरेशन वाज 4 लाख, आपने 4 लाख यहाँ लिख देना। वो बोल देगा परचेज कंसिडरेशन वाज 5 लाख, वो अपने 5 लाख यहाँ लिख देंगे। कभी कभार वो नहीं देता, जब वो नहीं देगा उस पे आएंगे क्या करना है। यहाँ तक मेरे साथ है? अच्छा जी। ऐसा हो सर। सकता है कि हाँ, कंपनी कुछ एसेट नहीं लेके जाए, तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये तो पूरे बिजनेस के लिए बन रहा है। तो कंपनी ने जो एसेट नहीं लिए वो हम उसका क्या करेंगे, जेब में तो नहीं डालेंगे, हम उसको उसके अगेंस्ट पैसे रिकवर करेंगे। तो अमूमन क्या होता है कि कंपनी कभी कभार ट्रेड रिसीवेबल नहीं लेके जाती, बोले ट्रेड रिसीवेबल अपने पास रखो, कौन जाके इनसे पैसे मांगे, हमें अपना स्कूल दे दो, जिन जिन लोगों से आपने पैसे लेने वो आप लो, हमारा काम नहीं है, क्यों उनको फोन करते फिरें। तो जितने भी ट्रेड रिसीवेबल हैं उनसे पैसे कौन रिकवर करेगा, अब पार्टनर्स रिकवर करेंगे। ठीक है, तो पार्टनर जब पैसे रिकवर करेगा तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मैं अगेन रिपीट कर दूं, जितने भी ट्रेड रिसीवेबल हैं आपने उनसे जितना भी अमाउंट रिकवर किया है, बैंक हो जाएगा डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहां तक मेरे साथ है? इसी तरीके से कंपनी बोले ट्रेड पेबल मैं नहीं ले रही, ट्रेड पेबल अपने पास रखो, तुम्हारे खर्चे कौन पे करता फिरे, मुझे बस अपने एसेट दे दो, नॉन करंट एसेट दे दो, बिल्डिंग दे दो, ये बहुत है। बाकी जो तुम्हें किराया देना है, जो तुम्हें बच्चों से फीसें लेनी है, वो तुम खुद डील करो। तो जब हम ट्रेड पेबल को पैसे खुद देंगे, पार्टनर्स खुद देंगे, तो ये अकाउंट पूरे बिजनेस के लिए बन रहा है, रिलेशन अकाउंट, तो ये आना चाहिए। क्योंकि कभी कभार हो सकता है हम पैसे कम दें, हमें डिस्काउंट वगैरह मिले, तो ये एक फायदा है। तो हमने जितने पैसे दिए हैं, बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है। अच्छा मैं अगेन रिपीट कर दूं, ये चीजें तब आएंगी जब कंपनी आपसे नहीं ले रही हो। ठीक है, आप खुद सेटल नहीं कर रहे हो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल को। तो अगर कंपनी आपसे ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल ले रही है फिर तो ये नहीं आएगा, लेकिन कंपनी नहीं ले रही और आप खुद ट्रेड रिसीवेबल से पैसे रिकवर कर रहे हैं, ट्रेड पेबल को खुद दे रहे हैं, तो ये आएगा। यहाँ तक मेरे साथ है बेटा? आर यू गाइस विद मी? जी। अच्छा जी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी हमारा स्कूल बाय करे और ट्रेड रिसीवेबल हमसे नहीं ले, बोले जो बच्चों की फीसें हैं वो आप रिकवर करें और जो रेंट देना है वो भी आप दें, मुझे अपने एसेट दो। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एसेट ऐसा हो हमसे नहीं ले, कोई एसेट ऐसा हो जो वो हमसे नहीं ले। फॉर सपोज जनरेटर है, ठीक है, हमने अपना स्कूल किसी को बेचा, हमारे पास जनरेटर था, कंपनी ने कहा कि भाई ये जनरेटर मुझे नहीं चाहिए, ये किसी काम का नहीं है, हम सोलर सिस्टम लगाएंगे, आप छोड़ दें, ये घर ले जाएं अपने। तो पार्टनर्स फिर क्या करेंगे जनरेटर के साथ, दो रास्ते हैं, या तो उसको बेचेंगे, ऑप्शन करेंगे, नीलामी कराएंगे, या फिर कोई पार्टनर क्या करेगा, अपने घर ले जाएगा। तो अगर कोई पार्टनर अपने एसेट घर ले जाता है, कंपनी को हमने सेल आउट नहीं किया और वो अपने घर लेके गया, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनी एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। सर क्या मतलब है कि पार्टनर जो एसेट अपने घर लेकर गया है उसकी एग्रीड वैल्यू, अगर आपने कोई जनरेटर लिया था 40,000 का और 10 साल चलाया है, तो पार्टनर 40,000 पे घर नहीं लेके जाएगा उसको। पार्टनर यही बोलेगा कि भाई 40,000 का 10 साल पहले लिया था, अब ये कितने का, 20,000 रुपए का, तो ये मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ और ये 20,000 मेरे कैपिटल से एडजस्ट कर देना। तो यहाँ फेयर वैल्यू आएगी, एग्रीड वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये किस्म की ड्राइंग है, एक किस्म की ड्राइंग है, इसमें कैपिटल डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक मेरे साथ है? जी। अच्छा जी, अब आते हैं बैंक आखिरी चीज। टीआरटीपी वापस समझाएं। हाँ, देखो कभी कभार ये होता है कि जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं और ट्रेड पेबल होते हैं, ये कंपनी नहीं लेके जाती, कंपनी इनको टेकन ओवर नहीं करती, कंपनी सारे एसेट टेकन ओवर करती है एक्सक्लूडिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। कभी कभार उसमें ये होगा कि ये इनकी सेटलमेंट फिर हम खुद करेंगे। तो जब हम खुद करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमने ट्रेड रिसीवेबल ने कितने पैसे दिए, वो जितने पैसे देगा ये हमारे लिए फायदे की बात है, तो हम वो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, वो जितने पैसे देगा। ठीक है, हम वो क्रेडिट करेंगे, बैंक डेबिट हो जाएगा और यहाँ ये क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से हम ट्रेड पेबल को पेमेंट करेंगे। ट्रेड पेबल को पेमेंट करनी है मतलब आपके पास एक किस्म की एक्सपेंस है,
एक किस्म का ये खर्चा है, तो ये क्या आएगा, ये रिलेशन के डेबिट साइड पे आएगा, और आपके पास बैंक के जी क्रेडिट सर, आ साइड पे। गया आ गया। ठीक है, अच्छा अब आगे। सर कभी ये कभार ऐसा हो, एफडी वाला फिर से बता दें। जी बेटा बताएं क्या चीज। सर ये अब वो कर बेटा बताएं। एफडी ऑफ एनी एसेट टेकन आउट बाय। ये वाला, यार देखो कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी सारे एसेट नहीं लेके जाती, सारे एसेट नहीं लेके जाती, कुछ चीजें छोड़ देती है, तो या तो वो चीजें हम बेच देते हैं, अगर वो बेच देते हैं तो फिर ये ट्रेड रिसीवेबल की तरह हम एंट्री करेंगे, बैंक लिख देंगे और एसेट का नाम लिख देंगे, वो क्रेडिट साइड पे आएगी अगर हम बेच देते हैं उसको ऑक्शन करके। और कभी कभार ये होता है पार्टनर अपने घर ले जाता है, यार ये काम की चीजें हम क्यों बेच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है जनरेटर जो स्कूल में पड़ा हुआ है वो पार्टनर ने घर से लाया हो, उसकी वाइफ ने उसको गिफ्ट किया हो, तो बोलेगा वाइफ की निशानी है भाई, ये तो मैं बरकत के लिए स्कूल लेकर आया था, मुझे मेरी वाइफ याद आती है, अब वो जिंदा नहीं है, लेकिन जनरेटर की जब भी आवाज सुनता हूँ मेरी वाइफ मुझे याद आती है, तो ये मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ। सो अगर कोई पार्टनर को एसेट अपने घर के लिए, ये मैंने फनी नोट पे बोला है, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट अपने घर लेके जा रहा है तो ये किस्म की ड्राइंग है, तो उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट भी बनता है, वो डेबिट हो जाएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक मेरे साथ हैं, इसमें क्या चीज समझ में नहीं आ रही बताएं मुझे, वो समझा देगा। ये क्रेडिट क्यों हो रहा है ये पूछना चाह रहे हो। क्रेडिट देखो क्रेडिट फायदे वाली बात है ना, आपको कुछ पैसे मिल गए, बिजनेस ने एक एसेट लिया था 40,000 का, पार्टनर उसको 20,000 पे 30,000 पे लेके जा रहा है, ये किस्म की फायदे वाली बात है, इसीलिए क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, दूसरे लफ्जों में ये किस्म की ड्राइंग है, तो कैपिटल हो जाएगा डेबिट, तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अपना अबू बकर बेटा कुछ समझ में आ रहा है। जी सर। अच्छा जी, आखिरी एंट्री है, बस आखिरी एंट्री है कि जब आप ये सारा काम करेंगे, मतलब कंपनी आएगी आपके एसेट लेगी, आप कोई एसेट कंपनी नहीं ले रही, आप ऑक्शन करेंगे तो खर्चा वर्चा आएगा, तो उस खर्चे को हम कहते हैं डिसोल्यूशन कॉस्ट या रियलाइजेशन कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रियलाइजेशन कॉस्ट। तो जब आप खर्चा करेंगे तो खर्चा, जो भी खर्चा हो रहा है वो डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, जो भी खर्चा हो रहा है वो डेबिट साइड पे आएगा। तो अगर आपने कोई खर्चा किया है, बिजनेस के लिए ऑक्शन करवाई, कोई ट्रेड रिसीवेबल से पैसे रिकवर करने थे, उसके लिए आपने कुछ मैनेजमेंट वगैरह करवाई, तो जो भी आपका खर्चा हुआ है बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, अगर कोई खर्चा हो रहा है रियलाइजेशन हो जाएगा डेबिट। तो कोई भी रियलाइजेशन कॉस्ट है, कोई भी आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया है, तो वो आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। एंड सबसे फाइनल काम जो हम करते हैं वो ये है कि वो हम दोनों साइड का टोटल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम दोनों साइड का टोटल करते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट साइड हायर हो, कभी भी कोई भी अकाउंट बनाए ना, डिस्पोजल बनाए या प्रॉफिट का अकाउंट बनाए या रियलाइजेशन का अकाउंट बनाए, क्रेडिट साइड हायर हो तो इसका मतलब ये गेन है, इसका मतलब ये क्या है, ये गेन है, ये फायदे की बात है। क्रेडिट साइड हमेशा फायदे की बात होती है, और अगर आप अकाउंट बना रहे हैं डेबिट साइड ज्यादा हो, डेबिट साइड ज्यादा हो तो ये नुकसान की बात। तो आपने अकाउंट बनाया क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा बेटा, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो अपने पार्टनर्स के कैपिटल, पार्टनर्स के रेशियो में बांट देना है। जो भी डिफरेंस आएगा वो अपने पार्टनर्स के रेशियो में क्या कर देना है, जो भी इनका प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है उसमें आपने बांट देना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रेडिट साइड का टोटल है 10,000, ठीक है, और डेबिट साइड का टोटल है 8,000। क्रेडिट साइड हायर है क्रेडिट साइड हायर है, तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ जाएगा डेबिट साइड पे, 2,000 का। अब ये 2,000 आपने ए एंड बी में बांटना है, तो इफ दे बोथ आर इक्वल पार्टनर, इफ दे बोथ आर इक्वल पार्टनर, तो क्या होगा, यहाँ भी 1,000 आ जाएगा और यहाँ भी 1,000 आ जाएगा। तो जो डिफरेंस है वो आपने, जो उनका प्रॉफिट रेशियो उसमें बांट देना है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्रेडिट साइड हायर है तो ये आपके लिए गेन है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये गेन कहलाएगा, इस साइड अगर बैलेंस आता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास डेबिट साइड हायर हो, अगर आपके पास डेबिट साइड हायर है तो डिफरेंस आपके पास आएगा क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड का हायर होना क्या है आपके लिए, ये नुकसानदेह बात है, ये एक किस्म का लॉस है। तो ए कैपिटल बी कैपिटल, आप जो भी आंसर आ रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है शेयर कर लीजिएगा, और ये क्या, ये आपके पास एक लॉस है। यहाँ तक मेरे साथ है, इसकी फोटो निकालें फिर सवाल करवा रहा हूँ। गाइस आप पिक लेने तो मैं सवाल करवा देता हूँ। सर निकाल ली।
एक मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रीन रोकूं एंड पूरा एक सवाल कराऊंगा, आप पूरा समझ जाएंगे, इजी सवाल करा, ठीक है। आ जाए बेटा, बिस्मिल्लाह, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मैं स्टार्ट करूं बेटा? आप लोगों के पास कैलकुलेटर वगैरह सब है? मैं स्टार्ट? जी सर। ठीक है। वो कह रहा है वेम्बो एंड बोब आर इन पार्टनरशिप, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये रेशियो काम आएगा आपको, वो जो आखिर में डिफरेंस बांटना होता है ना रियलाइजेशन में, उसमें काम आएगा। एनदर बिजनेस सी लिमिटेड, सी लिमिटेड कौन है? ये बिजनेस है जो आपको बाय करने वाला है। हैज बीन ट्रेडिंग फॉर मेनी इयर्स। At 31st March 2017, the summarized statement of financial position of both business were as follows. ये आपको उसने समराइज स्टेटमेंट दी हुई है। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो हमें ये वाली फिगर्स चाहिए होंगी जो पार्टनरशिप्स की है, ये वाली, हमें ये वाली सारी फिगर्स चाहिए होती है। सॉरी, कैपिटल से हमारा कोई काम नहीं होता, ठीक है। हमें ये सारी फिगर्स चाहिए होती हैं रियलाइजेशन अकाउंट के लिए, एसेट एंड लायबिलिटीज की ये वाली फिगर्स। सी लिमिटेड जो है ना वो परचेजर है, वो बायर है, उसके साथ क्या करना है वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा जी, पहला सवाल ये कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कैपिटल रिजर्व होता है एंड इट अराइजेस व्हेन देयर इज अपवर्ड, इट अराइजेस व्हेन देयर इज गेन ऑन रिवैल्यूएशन। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है और उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू जो है अपवर्ड रिवैल्यू होती है, तो जो गेन होता है वो हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में आता है। तो ये कैपिटल रिजर्व है, ये आप लिख लीजिएगा डेफिनेशन, कंपनी जब पढ़ाऊंगा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अच्छा जी, आगे चलते हैं। The director of C Limited have decided to purchase Wambo and Bob partnership on 31st March 2017. Okay जी. The following information relate to the purchase of Wambo and Bob partnership. Two vehicles were taken over by the partner at the following agreed value. मतलब ये कंपनी ने नहीं लिए हैं, ये कंपनी ने नहीं लिए हैं, ये किसने लिए हैं? पार्टनर्स ने लिए, घर लेकर गए, ड्राइंग भी है, ठीक है। क्या करना है आप सबको पता है, क्या करना है इसके साथ? सर क्रेडिट करना है। क्रेडिट करेंगे, शाबाश, एक्सीलेंट। सेकंड पार्ट में आते हैं। द फॉलोइंग पार्टनरशिप एसेट एक्सक्लूडिंग द पार्टनरशिप ओवरड्राफ्ट, बाकायदा कह रहा है आपको कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक का बैलेंस वो नहीं ले रहा। इसका मतलब जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा मैं सारे एसेट्स की वैल्यू लिखूंगा, भले वो उसने लिए हो या नहीं लिए हो, सिवाय बैंक के। वर ट्रांसफर टू सी लिमिटेड एट द फॉलोइंग एग्रीड वैल्यू, ठीक है। अच्छा बेटा, इसका कोई काम नहीं है, इसका एक जगह काम आ जाता है जब हमें सेलिंग प्राइस नहीं दी तब काम आता है। तो इसका काम कहाँ जाएगा सर? ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, ये एक और टॉपिक है हमारा, परचेज ऑफ बिजनेस, वहां आएगा इसका काम। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि बिजनेस हमसे एसेट लेकर गया है कंपनी और उन्होंने ये वैल्यू लगाई है इसकी। सर उसकी एसओएफपी में ऐड करेंगे ना? जी जी, ये उसकी एसओएफपी में आएगा, गुडविल मालूम करने में आएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं रियलाइजेशन, तो इसका काम रियलाइजेशन से कोई काम नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट में हमेशा एसेट की बुक वैल्यू आती है। क्या आती है? एसेट की बुक वैल्यू आती है। ये फेयर वैल्यू है जो वो तय कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है, एग्रीड वैल्यू है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये जो सवाल है बेसिकली टू टॉपिक्स के ऊपर है, परचेज एंड सेल, दोनों की ट्रीटमेंट इसमें हो रही है, इसीलिए इसने ये वैल्यू दी है। तो अभी आप इसको इग्नोर कर दें, इसका कोई काम नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा देखें, were transferred to the CD excluding the partnership। अच्छा जी, ये उसने दिया है सारे, मतलब ये एसेट वो लेकर गया है, प्रीमिसेस, मशीनरी, अदर व्हीकल, इन्वेंटरी। और नीचे कह रहा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल वाज 4900, मतलब ये जो है कौन, कंपनी नहीं लेकर गया, ये हमने खुद कलेक्ट किया है। ट्रेड पेबल एक्सेप्टेड 8100 इन फुल सेटलमेंट, मतलब ये हमने खुद सेटल किया है, इसको कंपनी ने सेटल नहीं किया, ठीक है। कॉस्ट इन्वॉल्व एंड डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप वर, ये डिसोल्यूशन कॉस्ट है, क्या नाम है वो, क्या बोला था मैंने आपको, रियलाइजेशन कॉस्ट है, ये डेबिट साइड पे है। और अब ये देखें, परचेज कंसिडरेशन दे दी 1,55,000। सर ये नीचे क्या है? ये नीचे पेमेंट प्लान है, इसका यहाँ कोई काम नहीं है, इसको इग्नोर करें। ये तब काम आता है, ये जो पेमेंट प्लान हो गया जो आप पढ़ेंगे आगे जाके, और ये जो ऊपर की वैल्यूज हैं, इसका काम तब आता है जब परचेज कंसिडरेशन नहीं दी हो, तब काम आती है। तो वो सीखेंगे इंशाल्लाह कल के क्लास में। सो अभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, देखिए कितने मार्क्स का है। अच्छा, ये कैपिटल अकाउंट से बेसिकली बनाना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट वर्किंग है, उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आ जाएं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं बेटा। सर
जी बेटा। सर जब हम सेल कर रहे हैं जब हम सेल कर रहे हैं, सेलर है जो, वो अपने एसेट्स अपने एसेट्स की वैल्यू लिखेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। जी, जो उसके पास एसएफपी में आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब बेटा सुनिएगा, ये जितने भी एसेट्स हैं हमें सारे लिखने हैं, इसमें बैंक नहीं है, वैसे भी नहीं है। तो रियलाइजेशन अकाउंट से बनाने को बोला नहीं है, वर्किंग में बनाना पड़ेगा। तो आप चाहें तो आप टोटल भी लिख सकते हैं 174,000, आप चाहें तो अलग करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, 16 मार्क्स का सवाल है, बेहतर है हम प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। सो हम पहले एसेट्स की वैल्यूज लिख देते हैं, 80,000, 45,000, ठीक है, 28,000, ये हम पहले एसेट्स की वैल्यू लिख देते हैं। 15,000, भले चाहे कंपनी ने लिए हो या नहीं लिए हो, हम सारे एसेट लिखेंगे एक्सेप्ट बैंक। तो बैंक ओवरड्राफ्ट में आ रहा है। अब लाइबिलिटीज पे आ रहा है, ये हो गया सर, लाइबिलिटीज पे आ रहा है। तो हमें सिर्फ ट्रेड पेबल की वैल्यू लिखनी होगी, वो कितनी है, 9,000। सर ठीक इसमें है, डेट्स जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, डेट्स ना कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, डेट्स नहीं आनी, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, आगे आते हैं, आगे आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने एसेट्स की जो एसओएफपी होती है, जो वैल्यूज दी हुई हैं, वो सारी एज इट इज मैंने लिख दी। अच्छा, मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा क्योंकि वो कंपनी नहीं ले रही। बैंक का बैलेंस अगर कंपनी नहीं लेगी तो आपने नहीं लिखना। बाकी कोई चीज ले या नहीं ले, वो सारे लिखने हैं सिवाय बैंक के। तो ये देखें, ट्रेड पेबल मैंने 9,000 ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, कंपनी ने कितने पैसे आपको दिए? सर ट्रेड पेएबल क्रेडिट साइड क्यों आया? यार ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, उसको फिनिश कर रहा हूँ। तो ट्रेड पेबल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमें कितने पैसे मिले बेटा? 4900। अच्छा नहीं ये नहीं, वो कितने में, बिजनेस कितने में बिका है हमारा, जो अच्छा वो सेलिंग प्राइस। 1,55,000। हम ये लिखेंगे 155,000, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 155,000 और इसके आगे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, और जो कंपनी का नाम है वो लिख दीजिएगा सी लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, क्या सारे एसेट कंपनी ने लिए हैं या कुछ हमने भी सेटल किए हैं? सर हमने भी सेटल किए हैं। ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, वो पार्टनर ने जो विड्रॉ किए वो। तो आ जाए, वो भी तो लिखने हैं। सो आ जाए, देखिए ये दो एसेट पार्टनर घर लेकर गए, तो ये भी तो लिखने हैं, तो लिखें बेटा। तो 11,000 एंड 12,500, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, 11,000 एंड 12,500, ये पार्टनर घर लेकर गए। तो एक मेरे ख्याल से कौन था, वेम्बो और एक बोब था। तो एक में आप वेम्बो और एक में आप बोब लिख दीजिएगा। इसके ऊपर लिख दीजिएगा कैपिटल। कैपिटल का मतलब ये इन दोनों के कैपिटल है जो एडजस्ट होंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है। सर हमने सेलिंग प्राइस भी लिख दी, ड्राइंग भी लिख दी। अब आ जाए ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल पे, उनकी सेटलमेंट भी तो की है ना आपने, वो भी तो लिखना है हमें। सो ट्रेड रिसीवेबल ने कितने पैसे दिए आपको? हमें ट्रेड रिसीवेबल ने दिए 4,900, 4,900। और ट्रेड पेबल को कितने पैसे दिए हमने? 8,100, ये भी लिखना है। तो ट्रेड रिसीवेबल के पैसे कहाँ पर आएंगे? यहाँ पे आएंगे 4,900, और 8,100 यहाँ पे आएंगे। यहाँ लिख दीजिएगा बैंक, इसके आगे ब्रैकेट में ट्रेड पेबल, यहाँ लिख दीजिएगा बैंक, इसके आगे ब्रैकेट में ट्रेड रिसीवेबल। सर ये तो हमने कैश से मिले ना पैसे ट्रेड रिसीवेबल के। हाँ हाँ, तो कैश का अपना क्या नाम है अपना, इसमें ये होगा कि हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसमें जाएगा कैश आपका जो है। वो आपको जो पैसे दे रहा है वो आप क्या करोगे उसके साथ? बैंक में जमा करोगे या घर ले जाओगे? बैंक में जमा करोगे ना। तो वो जी जब सर। अभी इसमें बैंक अकाउंट भी बनेगा, तो वो जो पैसे में दे रहा है ना ट्रेड रिसीवेबल, वो बैंक अकाउंट में जाएंगे। जो ठीक है हम पैसे दे रहे हैं ना पेबल को, वो बैंक अकाउंट में एडजस्ट होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी। अब आखिरी बात है कॉस्ट, खर्चा कितना आया। ये जो इतनी सारी हरकतें की हैं, डिसोल्यूशन कॉस्ट भी आई होगी, रियलाइजेशन कॉस्ट भी आई होगी, वो सवाल में ये गिवन है 3,800, 3,800 ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये रियलाइजेशन कॉस्ट है। तो ये कहाँ पर आएगी? डेबिट साइड पे आएगी। अब फॉर्मेट अच्छी तरीके से देख लें, ये हो जाएगी हमारी बैंक, और ये क्या है, रियलाइजेशन कॉस्ट। सर आखिरी काम क्या है? आखिरी काम ये होगा, आपने दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा, और जो डिफरेंस आएगा वो आपने इस रेशो के अंदर बांटना होगा, 3:2 में। तो मुझे बता सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है और किस साइड आ रहा है?
डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा सर 6500। 6500। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये आप पहले से करके बैठी हुई थी क्या? जी सर। तो सर 6500 का डिफरेंस आ रहा है सर, कैसे आ रहा है समझ में नहीं आया, समझा देता हूँ। ये हुआ था 192,400, ये वाली साइड ग्रेटर थी, ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा थी। सो ये हो जाएगा 192,400, और ये सारा आप माइनस करेंगे ना, ये जितनी वैल्यूज दी हुई ये सारी आप माइनस करेंगे इसमें से, तो आपके पास आ जाएगा 6500 का डिफरेंस। तो हम 6500 नहीं लिखेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे 6500। किस तरीके से करेंगे? एक हमारे पास है, कौन कौन पार्टनर है, वेम्बो एंड बोट, एक डब्ल्यू है एक बुब है। तो हम 6500 मल्टीप्लाई बाय 3:5, 6500 मल्टीप्लाई बाय 3:5, ये कितना हो जाएगा? 3900 3900। एंड 2600, ठीक है। और इधर लिख देंगे हम W कैपिटल और इधर लिख देंगे बॉब कैपिटल, दैट्स इट। ये था रियलाइजेशन। इज देयर एनी इशू? नो सर।